सुप्रभात बच्चों। आशा करता हूँ कि आप लोग कुशलपूर्वक होइएगा और दिल से पढ़ाई करते होइएगा। तो आज इस क्लास में मैं आपसे कल के जो भी पढ़ाई करवाए हैं उसके संदर्भ में पूछ तो नहीं सकता हूँ, लेकिन मुझे विश्वास है कि कल मैंने जो भी पढ़ाया उसको भली भांति आप समझ गए होइएगा। लेकिन पुनः उसी अभ्यास को, उसी चैप्टर को, उसी प्रसंग को मैं आज पुनः आपको बतलाने जा रहा हूँ, ताकि कल जो भी थोड़ा बहुत आपके अंदर त्रुटि रह गई होगी आज वह दूर हो जाएगा और रिवीजन भी हो जाएगा आपका। इस चैप्टर को आप खूब अच्छी तरह से समझ भी लीजिए। तो क्रिया के बारे में कल मैंने आपको पढ़ाया था कि कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक और अकर्मक, ये भी मैं कल आपको बतलाया था कि जहाँ क्रिया का प्रभाव जब कर्म पर पड़ता हो तो उसे सकर्मक कहते हैं। क्रिया का प्रभाव जब कर्ता पर पड़ता हो तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। राम रोटी खाता है और राम खाता है, दोनों वाक्य में अंतर है। एक वाक्य में है कि रोटी खाता, तो रोटी क्रिया ये कर्म हो गया, और एक वाक्य में है कर्म नदारक, कर्म है ही नहीं, तो ये हो गया अकर्मक क्रिया। ये तो आप लोग बहुत पहले भी पढ़ चुके होइएगा और निरंतर पढ़ते आ रहे हैं, इसीलिए इस पर ज़्यादा फोकस करना हम आवश्यक नहीं समझते हैं। और आइए व्युत्पत्ति के विचार से, ये आपके लिए थोड़ी नई पढ़ाई होगी, इसलिए इस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस की आवश्यकता है। व्युत्पत्ति के आधार पर भी शब्द के दो ही भेद होते हैं, एक मूल क्रिया अति व्युत्पत्ति के आधार पर भी क्रिया के, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के भी भेद होते हैं, लेकिन यहाँ तो क्रिया बढ़ा रहे हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर क्रिया के दो ही भेद होते हैं, एक मूल क्रिया और दूसरा संयुक्त क्रिया। एक मूल क्रिया होता है और दूसरा भेद होता है संयुक्त क्रिया। ये व्युत्पत्ति के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला भेद मूल क्रिया और दूसरा भेद संयुक्त क्रिया। समझ गए होइएगा आप लोग। तो मूल क्रिया जो है, मूल क्रिया और यौगिक क्रिया, समझ गए। व्युत्पत्ति के आधार पर क्रिया के जो भेद होते हैं, मूल क्रिया और यौगिक क्रिया, यही दो भेद होते हैं। पहला भेद है मूल क्रिया और दूसरा भेद है उसका यौगिक क्रिया, जो मैं आपके सीनियर क्लास 6 के बच्चों को भी मैंने पढ़ाया है, तो आपको भी मैं वही पढ़ाना जा रहा हूँ, इसलिए मैं नहीं मिटाया हूँ। व्युत्पत्ति के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, एक मूल क्रिया और दूसरा यौगिक क्रिया। समझ गया। मूल क्रिया जो होता है, तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं।
तो उसी धातु में जब हम ना लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, मूल क्रिया बन जाता है। पढ़ धातु है, इसमें ना लगा दिए, पढ़ धातु में ना लगा दिए तो पढ़ना। लिख धातु में ना लगा दिए, लिखना। गा धातु में ना लगा दिए, गाना। तो ये सब जो क्रियाएं हैं सो मूल क्रिया कहलाते हैं। नामे है मूल, मूल धातु में ना लगा दिए तो उससे जो बना क्रिया वो मूल क्रिया का है, इसे मूल क्रिया कहते हैं। ठीक है, इसका आगे कोई ब्रांच नहीं चला, इसका आगे इसका कोई भेद उद नहीं है, बस ये अपने आप में सिमट करके मूल क्रिया रह गया, इसको प्रिंसिपल वर्ब है। और यौगिक क्रिया जो है, यौगिक क्रिया, इसके 4 भेद हैं। पहले तो समझ लीजिए यौगिक क्रिया होता क्या है। यौगिक जो है योग शब्द से बना है, योग शब्द से ही यौगिक बना है। और जैसा कि आप जानते हैं कि योग का मतलब होता है जोड़। यहाँ 2 तत्व आपस में जुटता है तो वहाँ यौगिक क्रिया होता है, यौगिक क्रिया। तो यही है यौगिक क्रिया। यौगिक क्रिया जहाँ 2 तत्व जुटकर आपस में जुटते हैं तो उसे यौगिक कहते हैं। तो ऐसी क्रिया को यौगिक क्रिया। अब इस यौगिक क्रिया के 4 भेद होते हैं। एक में होता है प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरा में होता है नाम धातु क्रिया, तीसरा में होता है संयुक्त क्रिया और चौथा में अनुकरणात्मक क्रिया। यौगिक क्रिया के 4 भेद जो होते हैं कौन कौन से होते हैं? एक प्रेरणार्थक क्रिया, पहला है प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरा है नाम धातु क्रिया, तीसरा है संयुक्त क्रिया, चौथा है अनुकरणात्मक क्रिया। ये मूल क्रिया और यौगिक क्रिया जो 2 क्रिया है, व्युत्पत्ति के आधार पर जो 2 क्रिया हैं उसमें एक क्रिया मूल क्रिया हो गया, दूसरा यौगिक क्रिया हो गया। तो मूल क्रिया का आगे कोई ब्रांच नहीं चला, वो वहीं पे सिमट करके रह गया। लेकिन यौगिक क्रिया का भी आगे ब्रांच सब फूटा है। इसके 4 ब्रांच फूटे हैं आगे, अर्थात यौगिक क्रिया के 4 भेद होते हैं। एक प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरा नाम धातु क्रिया, तीसरा संयुक्त क्रिया और चौथा अनुकरणात्मक क्रिया। अब इन चारों के संदर्भ में आपको समझ लेना चाहिए। पहला है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया का मतलब होता है प्रेरित करना, किसी को प्रेरित करना प्रेरणार्थक क्रिया कहलाता है। और जान लीजिए ये प्रेरणार्थक क्रिया के 2 रूप होते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया।
मूल क्रिया से भी हम प्रेरणार्थक क्रिया बना सकते हैं। जैसे लिखना, तो लिखना तो मूल क्रिया हो गया, इसमें नो डाउट। अब इसका प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगा? लिखाना। लिखना स्वयं के लिए है और लिखाना दूसरे के लिए है, प्रेरित करना है, इसीलिए नाम पड़ गया प्रेरणार्थक क्रिया। तो इसका प्रथम रूप हो गया प्रेरणार्थक क्रिया का लिखाना, और द्वितीय रूप हो गया लिखवाना। लिखवाना, स्वयं में लिखवाना शब्द का प्रयोग नहीं होगा, लिखवाना शब्द दूसरों के लिए प्रयोग होगा, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया प्रेरणार्थक क्रिया। किसी चीज, वक्ता जो है किसी को प्रेरित करता है, वहाँ पर शब्द का रूप बदल जाता है, वहाँ पर लिखना नहीं होगा, लिखाना हो सकता है, लिखवाना हो सकता है। आज मैं अंग्रेजी लिखाना है, ये वाक्य तो अशुद्ध हो गया, क्योंकि स्वयं के लिए है, तो स्वयं के लिए लिखाना तो आएगा नहीं। जैसे बच्चों को मैंने बहुत ढेर सारी बातें लिखवाई, लिखवाना आ गया, लिखाना भी हो गया इसी से, लिखवाना भी हो गया इसी से, तो ये दूसरों के लिए हो गया। तो ऐसे वाक्य, ऐसे क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। लिखवाना, पढ़वाना, चढ़वाना नहीं, झगड़वाना, दिखवाना, ये सब प्रेरणार्थक क्रिया के रूप हैं। तो बच्चों, मैं विश्वास करता हूँ कि प्रेरणार्थक क्रिया आप समझ गए होइएगा। अब आगे आइए नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया वह क्रिया होता है कि जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय आदि शब्दों को हम डायरेक्ट क्रिया में बदल देते हैं, तो वैसी क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। केवल संज्ञा को नहीं, इसमें संज्ञा शब्द भी आते हैं, सर्वनाम भी आते हैं, विशेषण भी आते हैं, अव्यय शब्द भी आते हैं। ये सब शब्द जो है, तो जब ये क्रिया में बदल जाता है तब ये हो गया नाम धातु क्रिया। जैसे एक मिसाल मैं देता हूँ, हाथ, हाथ संज्ञा है, हथियाना क्रिया हो गया। अपना, अपना सर्वनाम है, अपना क्या है? सर्वनाम है, तो उससे क्रिया क्या बनेगा? अपनाना, अपना से हो गया अपनाना। गर्म से हो गया गर्माना, गर्म से क्या हो गया? गर्माना। तो ये सब क्रियाएं जो है सो नाम धातु क्रिया के रूप में आता है। ये सब नाम धातु क्रिया के ही रूप होते हैं। तो मैंने आपको जो बताया कि नाम धातु क्रिया वैसी क्रिया जब किसी वाक्य में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण है ना, या अव्यय शब्द को हम क्रिया का रूप देते हैं तो उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। समझ गए होइएगा? अब जैसे देखिए, अनुकरणात्मक शब्द भी होता है, उससे भी क्रियाएं बनाई जा सकती है। खट खट, एक बार खट, उसका अनुकरण फिर दोबारा किया, खट खट खट। टप टप पसीना चल रहा है, टप टप क्या है? अनुकरणात्मक शब्द। तो टप टप आना, खट खट आना, ये भी होता है, नाम धातु क्रिया के अंतर्गत आ जाता है। तीसरा होता है संयुक्त क्रिया।
संयुक्त क्रिया होता है जिस वाक्य में एक साथ दो क्रियाएं परस्पर जुड़ी होती है। एक ही साथ दो क्रियाएं परस्पर जुड़ी हुई होती हैं तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चा रो पड़ा, रोना भी क्रिया, पढ़ना भी क्रिया। खाकर सो जाओ, सोना भी क्रिया, जाना भी क्रिया। या ऐसे कहो खाकर सो जाना, तो स्पष्ट हो गया ना। खाकर सो जाना, खाना भी क्रिया हो गया, सोना भी क्रिया है। तो ऐसे वाक्य जिसमें दो तरह की क्रियाएं परस्पर संयुक्त हो उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। ठीक है, शायद समझ गए होइएगा। चौथा है अनुकरणात्मक क्रिया, जो अभी मैं बतलाया आपको। अनुकरण वाले शब्द, अनुकरण वाले शब्द में ना लगा देना है अनुकरणात्मक। तो अनुकरणात्मक क्रिया में आता है, उसको आप नाम धातु क्रिया भी कह सकते हैं। मोटा मोटी तीन ही होता है। एक होता है प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरा है नाम धातु क्रिया, तीसरा है संयुक्त क्रिया। क्योंकि नाम धातु क्रिया के ही अंतर्गत आ जाते हैं अनुकरणात्मक क्रिया। जो उदाहरण मैं आपको अनुकरणात्मक क्रिया में दूंगा वही उदाहरण आपको नाम धातु क्रिया में भी दूंगा। क्योंकि नाम धातु क्रिया में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय और अनुकरणात्मक शब्द, ये सब शब्द जब क्रिया का रूप लेते हैं तो उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। तो आज की पढ़ाई यहीं स्थगित की जाती है। कल पुनः दूसरा चैप्टर लेकर के आपके सामने मैं उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।